अंडर द कॉजेज ऑफ कम्युनलिज्म, पहला ब्रिटिश वेस्टेड इंटरेस्ट, टोटल एग्जैक्टली 9 पॉइंट इज हियर। ब्रिटिश वेस्टेड इंटरेस्ट क्या था कि 40 लोगों का ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आया, यहाँ लाखों लोगों पे रूल करने लगा। सो द ब्रिटिश वेस्टेड इंटरेस्ट कि इंडिया के लोग को, हिंदू को, मुस्लिम, जनजातीय, ये सब आपस में ही लड़ते रहेंगे एंड वी विल रूल ओवर दैट। सो रूल करके हम अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को रियलाइज करेंगे। सो भारत में इन्होंने कम्युनलिज्म का बीज बोया एंड और इकोनॉमिक जो पॉलिसीज हैं उनसे यहाँ के ह्यूमन रिसोर्स एंड नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया। सो वेस्टेड इंटरेस्ट था कि एडमिनिस्ट्रेशन करना, यहाँ के लोगों पे रूल करना, और रूल ऐसे यदि सब यूनाइटेड रहेंगे, हमारे विरुद्ध हो जाएंगे, वो पढ़े लिखे रहेंगे, हमको हमारी पॉलिसी को समझ जाएंगे, तो हमारे को एडमिनिस्ट्रेशन करना कठिन हो जाएगा। सो दिस इज द रीजन कि ब्रिटिश ने सोचा कि पहले लोगों को लड़ाओ, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाओ, और क्या कहते हैं दूसरे धर्म वालों से लड़वाओ, फिर अपना क्रिश्चियन मिशनरी को यहाँ लाया और क्रिश्चियन धर्म को प्रमोट किया, ट्राइबल लोगों को भी आपस में लड़वाया। सो अल्टीमेटली द इंटरेस्ट इज economic exploitation of peasantry, and how to exploit the human and natural resources as a part of policies। drain of wealth theory में दादा भाई नौरोजी ने poverty and un-British rule in India। So under it we will discuss that British economic exploitation administration point of view से वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ कर सके ईस्ट इंडिया कंपनी, तो एज ए मोनोपोली उन्होंने यहाँ पर में सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म का बीज बोया, संप्रदायवाद का बीज बोया। सेकेंड पॉइंट, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी इट रिफर्स दैट कि एक ग्रुप को, जैसे हमने ब्रिटिश ने क्या किया कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को विशेष प्रोविजन दे दिए, मुसलमानों को विशेष प्रोविजन, माइनॉरिटी को विशेष प्रोविजन देना, उनके लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी रखना, उनको जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं उनको ब्राह्मणों के विरुद्ध भड़काना, विशेष फैसिलिटी दे करके। मार्लो मिंटो रिफॉर्म और जो आगे जो चेंजेज आया वो कहीं ना कहीं से कम्युनलिज्म को बढ़ावा दिया। 1909 में मार्लो मिंटो, व्हाट इज दिस, मुस्लिम के लिए डायर की और क्या कहते हैं हिंदू SC ST सबके लिए विशेष प्रोविजन करना। तो एक कास्ट वाइज और रिलीजन वाइज उन्होंने some groups given a special facility, others not, on the cost of others। so वो प्रोटेक्टिव नहीं था, इनफैक्ट प्रोटेक्शन नहीं था, इनफैक्ट उनका था कि हाँ सपोर्ट करना। जैसे उन्होंने SC ST और ऐसे लोगों के साथ खड़े हो गए, ब्राह्मणों के विरुद्ध हो गए, अपर कास्ट के विरुद्ध हो गए, कास्टिज्म को बढ़ावा भी दिया। वो एक तरह से पहले कास्टिज्म नहीं था, हर एक जाति, पहले भी तो वर्ण व्यवस्था था, बट दे हैव द इंटीग्रेशन होमोजेनिटी। लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद भारत में कास्ट आंदोलन बढ़ गए, ज्योतिबा फूले और जगह जगह आंदोलन, उन लोगों को भड़काया कि तुम आपस में अपर कास्ट के खिलाफ लड़ो, और उसी तरह से क्या कहते हैं मुसलमान आगे। थर्ड पॉइंट, अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। दोनों ब्रिटिश पीरियड में सूरत, मछलीपट्टनम, गोवा, बॉम्बे, कोलकाता, इन सिटीज का विकास हुआ, बाकी रेस्ट ऑफ द प्लेसेस जो है वह डेवलप नहीं हो पाए। तो दिस इज द रीजन कि ये भी रीजन था कि एक तरह से कम्युनलिज्म को बढ़ावा मिला। अनइवन डेवलपमेंट जब भी होगा तो एक जो एरिया डेवलप नहीं होगा, जो लोग का डेवलपमेंट नहीं होगा, जिस कम्युनिटी का डेवलपमेंट नहीं होगा, दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट द मेनस्ट्रीम सोसाइटी। आज नक्सलवाद से क्यों परेशान? नक्सलाइट इन मध्य प्रदेश 7th रेड कॉरिडोर में जो रहने वाले 8 स्टेट हैं, लगभग मोर देन 200 डिस्ट्रिक्ट्स, जिसमें कि आपका छत्तीसगढ़ सेंटर बन गया है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये जो कॉरिडोर इसको बोलते हैं रेड कॉरिडोर। अब ये बहुत ही पिछड़े एरिया हैं, बैकवर्ड एरिया हैं, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, इलिटरेसी बहुत ज्यादा है। अब ये लोग देखो किस तरह से जो नक्सलवाद में शामिल हो रहे हैं, किस तरह से स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं। सो व्हेनेवर द अनइवन डेवलपमेंट कहीं भी होगा, यानी कि नहीं होगा, तो वहां इस तरह की टेंडेंसी को बढ़ावा ब्रिटिश पीरियड में भी हुआ एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस भी
it was not corrected properly by our policy makers or like that. High population and low resources. In India, density of population is very high. दुनिया का 2.5% आवर लैंड एरिया है, दुनिया का 2.5%, वाइल मोर देन 70% पीपल हमारे देश, दुनिया का हमारे देश में रहते हैं। अब सोचो कि कितना हमारे देश पे हमारे पॉपुलेशन का प्रेशर है। पॉपुलेशन प्रेशर जब भी रहेगा तो कहीं ना कहीं से पॉवर्टी रहेगी, अभाव रहेगा, दिक्कतें होगी। तो ये चीज हाई पॉपुलेशन और लो रिसोर्स, संसाधन कम है। पर कैपिटा इनकम देखो तो अमेरिका की तुलना में, डेवलप्ड नेशन की तुलना में, चीन की तुलना में, जापान की तुलना में हमारे देश में बहुत ही कम है। हमारे इंडिया में दिल्ली का पर कैपिटा और बिहार का पर कैपिटा में जमीन आसमान का अंतर है। गुजरात और क्या कहते हैं महाराष्ट्र में पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बहुत कम है। सो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन जब पॉपुलेशन की वजह से होता है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज हाईएस्ट इन बिहार, दिल्ली में बहुत ज्यादा हाईएस्ट है, बट पर कैपिटा इनकम थोड़ा सा ठीक है क्योंकि इंडस्ट्रियल कैपिटल सिटी है। नेक्स्ट पॉइंट, सोशल इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी, अंडरस्टैंड, सोशल इनइक्वालिटी refers that अलग अलग कास्ट में, अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्षेत्र में हम देखेंगे कि हमारे यहाँ कास्टिज्म है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट इनइक्वालिटीज है। अभी भी जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, आज से 500 वर्ष पहले भी वो गरीब थे, एंड टुडे स्टिल द पॉवर्टी रेट इज वेरी हाई अमॉन्ग देम, इलिटरेसी रेट इज वेरी हाई अमॉन्ग देम, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज वेरी हाई अमॉन्ग देम। तो ये क्यों हुआ कि आज महिलाओं के साथ भी बहुत ऐसा ही बात है। तो सोशल इनइक्वालिटी जो कास्ट में जो था, कास्ट में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तो अपर कास्ट के लोग, कंसंट्रेशन ऑफ पावर, प्रेस्टीज, स्टेटस स्टिल रिमेन इन द हैंड ऑफ अपर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। जो अपर कास्ट के जो लोग थे, आज भी कहीं ना कहीं से हमने डिसेंट्रलाइज किया, डेमोक्रेसी आया, सब कुछ आया, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ पावर, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम इज नॉट ट्रू और प्रॉपर ढंग से भारत में नहीं काम कर रहा, रिप्रेजेंटेशन। तो कहीं ना कहीं से इसमें क्या है कि सोशल जो डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी है, ये स्टिल परसिस्ट कर रही है। आज क्या कारण है कि गरीबी के बावजूद भी शेड्यूल कास्ट में पॉवर्टी रेट ये सब ज्यादा है, आज उसमें बदलाव नहीं है। सेंसिटाइजेशन मूवमेंट हुए, कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिसी लाया, रिजर्वेशंस लाया, बट स्टिल इनइक्वालिटी है। सो दिस इज ऑल्सो ए माइनॉरिटी को भी लगता है कि पॉवर्टी। सच्चर कमेटी कहा कि मुस्लिम में मात्र 3% मुस्लिम ग्रेजुएट है, मात्र 3 या 4% आंकड़ा उन्होंने दिया था कि गवर्नमेंट जॉब में है, और यूपीएससी में मात्र 3% मुसलमानों का चयन होता है। उनको लगता है कि हमारा क्या कहते हैं प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लोकसभा में उनमें चुन के नहीं आते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की जो इनइक्वालिटी है वो एक एंटेगोनिज्म को जन्म देता है, अल्टीमेटली वो फिर एक आक्रामक एंड रिएक्शनरी रूप में खड़े होते हैं, वो चीजों आंदोलन करते हैं, फिर कई बार आक्रामक होते हैं, लाइक दैट। सोशल इनइक्वालिटी हुआ। फिर एथनिक बिहेवियर। एथनिक बिहेवियर, हिंदू के एथनिक बिहेवियर अलग हैं, मुस्लिम के एथनिक बिहेवियर अलग हैं, सिख के अपने पगड़ी पहनने का सिलसिला है, हिंदू को टीका करने का है। और हमारे देश में मोदी जी ने गुजरात में टोपी नहीं पहना, किसी मुसलमान ने ऑफर दिया और उसको कॉमनल रंग दिया गया। और नमाज पढ़ने को लेकर के कई बार विवाद होते हैं कि भाई लाउड स्पीकर में क्यों लगाए। कपड़े पहनने को, खान पान लेकर के, गौरक्षक दल को लेकर के, ये सब चीजों को लेकर के विवाद होते हैं। तो एथनिक बिहेवियर का मतलब हुआ कि एक धर्म के लोगों का, उनका खान पान, आचार विचार दूसरे धर्म के विरोधाभासी होता है। अब हिंदू सोसाइटी में गाय का पूजा करते हैं और मुस्लिम लोग उनको गाय को मार के खाते हैं, अब एक विरोधाभासी हो गए। तो ऐसे जब इस तरह के जब एथनिक बिहेवियर होते हैं तो देयर आर मोर चांसेस दैट अकरेंसेस ऑफ कम्युनल वायलेंस इज वेरी वेरी फ्रीक्वेंट। बाकी जैसे बुद्ध के साथ देखो, बुद्धिज्म के साथ, जैनिज्म के साथ क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह हिंदू रिलीजन के साथ, सिख के साथ भी तो वो पॉलिटिकल था, जो क्या कहते हैं खालिस्तान मूवमेंट वाला जो हुआ दंगा, लेकिन बाकी नहीं हुए क्योंकि वह इंटीग्रेटेड है। ये रिलीजन
कि कल्चर, भाषा, संस्कृति सब मिलती जुलती है बहुत हद तक एक धर्मों से, बट इन धर्मों का नहीं मिलता है, क्योंकि ये डॉक्ट्राइन इनके और उन धर्म के बिल्कुल अलग हो जाते हैं। यदि सही हैं भी ट्रू में, तो उनको वो लोग पालन नहीं करते हैं। मुसलमानों में शरीयत में कहा गया है कि जो दूध देने वाली जो जानवर है उसका हत्या मत करो, लेकिन अब गाय के नाम पर में जो वो गाय को मारते हैं, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं तनाव पैदा होता है। कई सारे स्टेट ने इनको लेकर के कानून बनाया, ठीक है नहीं। तो ये चीजें होती है कि एथनिक बिहेवियर जो होता है वह यदि बहुत ज्यादा विरोधाभासी है, तो ज्यादा चांसेस है उस कम्युनिटी के साथ इंटीग्रेशन नहीं होगा और फिर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा एंड अल्टीमेटली एक तरह से सोसाइटी को डिसऑर्गेनाइज करता है। देन यू कम हियर, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी। whenever you say minority in India, माइनॉरिटी में मुस्लिम आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, दो मेजर ग्रुप्स हैं। पारसी वगैरह की जनसंख्या कम है। टोटल माइनॉरिटी, ये सिख को, बौद्ध और जैन को हम हिंदू सोसाइटी के अंदर नहीं रखा गया, उसको पार्ट मानते हैं। थोड़ा सा पॉपुलेशन है, जैन, बौद्ध और ये सिख हो गए, क्रिश्चियन हो गए। टोटल माइनॉरिटी का 73% जो है पॉपुलेशन, वह है मुस्लिम का। अब माइनॉरिटी के प्रॉब्लम्स को व्हेनेवर यू डिस्कस, यू शुड गिव रेफरेंस ऑफ सच्चर कमिटी। सच्चर कमेटी का रिकमेंडेशन जो है 5-6 में आया। सच्चर कमेटी ने कहा कि पॉवर्टी रेट बहुत ज़्यादा है मुसलमानों में, इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, मुस्लिम महिलाओं में दलित से भी ज़्यादा इलिटरेसी रेट है। फिर उन्होंने बोला कि यूपीएससी में, गवर्नमेंट जॉब में इनका जो रिप्रेजेंटेशन सिलेक्शन कम होता है, यूपीएससी में ओनली 3% मुस्लिम आर सेलेक्टेड। उसी साल साफ फैजल को टॉप कर दिया गया और साफ फैजल आज रिजाइन दे करके क्या कहते हैं, छोड़ दिया, आईएएस छोड़ दिया, जम्मू कश्मीर का लड़का। सो यू नो मैनी वे कि सच्चर कमेटी ने सिर्फ प्रॉब्लम गिना दी और उन्होंने कहा कि जितना पॉपुलेशन है 14%, उस रेशियो में इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। गवर्नमेंट ने सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, कांग्रेस गवर्नमेंट ने, कोई भी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो यू नो उनको लगता है कि हम गरीब हैं, हाउसिंग की प्रॉब्लम है, उस एरिया में, मुस्लिम एरिया में स्लम की एरिया है ज़्यादातर, तो इसलिए उनको लगता है कि हमको सरकार इग्नोर कर रही है। तो फिर ये एक अलग पॉलिटिकल सिस्टम लेके आते हैं, आइडियोलॉजी पे काम करते हैं, ये नहीं। फिर उनको लगता है कि आइडियोलॉजी हम पे थोपा जा रहा है, फिर वो उसमें तनाव, हमेशा तनाव बने रहते हैं। चुनाव के वक्त से लेकर के हमेशा कहीं ना कहीं से एक तनाव की स्थिति रहता है कि, लेकिन ऐसा नहीं है भारत में। इनफैक्ट हर एक लोगों को संविधान के अकॉर्डिंग, आप यदि आईएएस में, ये ऐसा नहीं होता है कि यदि आप ओनली 3% मुस्लिम और ग्रेजुएट, यदि आप ग्रेजुएट होगे तभी आप आईएएस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। आप तो पहले बीए पास कर लो तब आप आईएएस के लिए बैठोगे, तो उसमें तो ग्रेजुएट ही 3% है, पहली बात। दूसरा बात कि आपको सारा टर्म्स कंडीशन को आपको फॉलो करना ही होगा, जो कंपटीशन है सबके लिए है, तो आप फॉलो करके आप पीटी निकालिए, मेंस निकालिए। उसमें भी माइनॉरिटी के लिए कोचिंग की व्यवस्था है, फ्री देते हैं, बहुत सारा सुविधा देते हैं सरकार, ये नहीं। तो सच्चर कमेटी रिकमेंडेड कि इनको 14% रिजर्वेशन किया, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। कई सारे स्टेट गवर्नमेंट प्रॉमिस किए हैं कि हम देंगे, तो हमने, ऐसा नहीं। तो इन दिस वे द मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटी इज वन ऑफ द रीजन दैट वो कभी कभी अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के एक स्टेज आता है जब वो ज्यादा रिएक्शन करते हैं और वो कॉमनल रूप में देखने को मिलता है। फिर है पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन रिलीजन। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में नेशनल पॉलिटिक्स इन इंडिया इज सराउंडिंग अराउंड द रिलीजन। ये खास करके जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो इशू था, उस समय तक बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं था। अडवाणी जी ने रथ यात्रा किया और फिर हिंदुत्व, हिंदू धर्म के नाम पर में उन्होंने लोगों को मोबिलाइज किया और फिर उनको बहुत ज्यादा उसके बाद समर्थन मिल गया, बीजेपी की पहचान बनी, आइडियोलॉजी बनी और फिर धीरे धीरे देखो आज रूल कर रहे हैं। इसी तरह से मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर के, माइनॉरिटी को लेकर के, अभी देखो हैदराबाद का जो है ओवैसी का पार्टी आकर के बिहार में 5 सीट जीत लिया। अब ओवैसी क्या बिहार का कल्याण आके करेगा? नहीं, वो मुस्लिम है, मुस्लिम लोगों को मैनिपुलेट करके उन्होंने अपना एक आइडियोलॉजी बनाई। फिर कहीं ना कहीं से चुनाव के समय में पिछले
25-30 वर्षों से राम जन्मभूमि का मुद्दा आ जाता है, और फिर हिंदू मुस्लिम को पोलराइज करना, फिर कम्युनल टेंशंस को जन्म देते हैं। तो कहीं ना कहीं से रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स, हाउएवर गांधी जी वाज फेवर इन दैट। गांधी जी कहते हैं कि रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स ठीक है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, ये कॉन्टेक्स्ट नहीं। गांधी जी ने कहा था कि इफ आवर पॉलिटिकल लीडर्स विल बी ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर, तो उसमें धार्मिक होगा तो उसके अंदर एथिकल और मोरल वैल्यू होगा, और वो करप्शन नहीं करेंगे, और एक भगवान का डर होगा तो हर एक लोगों के साथ जस्टिस करेंगे। ये ओरिएंटेशन यहाँ तो जस्ट उसके रिवर्स है। ये पॉलिटिक्स एंड रिलीजन दोनों को अलग किया जाना चाहिए। कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, या जो पॉलिटिकल पार्टी है, या लीडर्स हैं, इनको रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं। कि रिलीजन बेस्ड हमारे यहाँ देखते हैं कि हाँ यहाँ माइनॉरिटी है या इस रिलीजन के लोग हैं तो उस मुद्दे को उछाल देते हैं, इलेक्शन आता है तो राम लला याद आ जाते हैं, या फिर कोई कॉमनल इशू को छेड़ दिया, या कोई लव जिहाद जैसे मुद्दे को लेकर के पोलराइज किया, या फिर कोई ऐसे स्टेटमेंट दे देना पाकिस्तान भेज देंगे, मुसलमानों को कुछ ऐसे कर, कहीं ना कहीं से ये सब एक इंटरगनिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देता है, लाइक दैट। नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ सेकुलर एंड साइंटिफिक आउटलुक इन इंडिया। अभी भी सेकुलर और साइंटिफिक आउटलुक लोगों में नहीं है। कैसे नहीं है भाई? अभी तो अब नहीं आ रहा है 6 महीना साल भर से। नहीं तो हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग से लेकर के, और एक नॉर्मल आदमी का तो छोड़ दो, मैंने तो अच्छे अच्छे लोगों को देखा हूँ, वह गॉडमैन के पास जाते हैं, निर्मल दरबार में जाएंगे, कहें कि बाबा मेरा घर नहीं बना, मेरी शादी नहीं हुई, मेरी नौकरी नहीं लगी, और वो बाबा टेलीविजन पर बैठे रहते हैं सभा में, कहते हैं गोलगप्पे कब से नहीं खाया जी, इतना दिन से नहीं खाया, 4 गोलगप्पे खा लो, 4 जाके गाय को खिला दो, कल्याण होगा, कृपा वहीं रुकी है। ये बाबा कल्चर हमारे यहाँ है, अंधविश्वास है, जादू टोने हैं, मिस्टिक बिलीफ है। स्टिल मेजोरिटी ऑफ पीपल जादू टोना में विश्वास करते हैं, जनजातीय बेल्ट में, ट्राइबल बेल्ट में। धर्म के नाम पर में क्या कहते हैं, हमारे यहाँ आज भी सेक्रीफाइस, एनिमल सेक्रीफाइस हो रहे हैं। अभी दुर्गा पूजा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में हजारों जानवरों को मार देते हैं। ये धर्म है भाई? वैज्ञानिक सोच नहीं है। मैं आसाम जाता हूँ पढ़ाने के लिए, कामाख्या में देखा कि भैंसा को मार, कामाख्या टेम्पल में आग से देखी। क्यों भाई? गौरी माता खुश होगी, प्लीज होगी। तो दिस इज हियर कि यू शुड डेवलप ए साइंटिफिक आउटलुक की जानवरों का हत्या करना, बीमारी हो गया तो ओझा के पास जाओ, ये डाइन का कॉन्सेप्ट जनजातीय एरिया में, पढ़े लिखे लोगों में क्या कहते हैं, कर्म नहीं करोगे तो बाबा के पास जाओ, बाबा कोई जंत्री मंत्री देंगे, कल्याण हो जाएगा। तो दिस इज हियर कहीं ना कहीं ये भी एक रिलीजन के प्रति जो ये ऐसा जो बिलीफ है जिसमें कि वैज्ञानिकता नहीं है। अभी अब सीएए में जो आंदोलन हुआ उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको कि सीएए का फुल फॉर्म नहीं मालूम, उनको पढ़ा दिया गया कुछ और वो समझनी है कुछ और। मूर्ख लोगों को मोबिलाइज कर देते हैं पॉलिटिकल पार्टी वाली, बता दिया कि तुम लोग को इंडिया से भगा देगा जी, तुम लोग आंदोलन करो। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इंडियन लोगों को भगाएगा यहाँ से। सो मेनी वे कि सेकुलर एंड साइंटिफिक आउटलुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम किसी भी चीजों को समझने बुझने का वैज्ञानिक शक्ति होना चाहिए कि कोई चीज क्या है, क्यों है और कैसे है। अब ये शक्ति तब आएगा जब व्हेन एवर यू आर एजुकेटेड। अब एजुकेशन का अभाव है, शिक्षा का अभाव है, जिसके कारण जो मूर्ख लोगों में देखोगे जल्दी एक बोला कि हाँ चलो मारो मारो तो सब मारने काटने पे उतर हो जाते हैं। वो अपनी सोच नहीं है, उनकी शिक्षा लेवल, एजुकेशन लेवल लो है। So these are the various points. Under it, we can elaborate better the causes of communalism. इसको बोलते हैं causes of communalism. और भी कई तरह के हैं, हम सोशल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, और भी कई तरह ढंग से इसको हम रिलेट कर सकते हैं। इसमें अब हम आएंगे स्टेजेस ऑफ कम्युनलिज्म कि किस कैसे कैसे ये डेवलप होता है। कम्युनलिज्म कैसे कैसे आता है, हमारी सोसाइटी में रिफ्लेक्ट होता है। पहला, ये अलग अलग चरण होते हैं। पहला जो स्टेज होता है वह है बिलीफ दैट पीपल हु फॉलो सेम रिलीजन हैव कॉमन सेकुलर इंटरेस्ट। पहला यह विश्वास कि जो एक धर्म को मानते हैं उसमें एक ही तरह के इंटरेस्ट होते हैं, यह विश्वास पहला चरण।
कि हम हिंदू हैं, हमारा सोच एक है, आइडिया एक है, बिलीफ एक है, और हम लोगों का एक इंटरेस्ट है। ये पहला स्टेप होता है कि हम अपने एक पर्टिकुलरिस्टिक चीजों पे रिजिड होते हैं। मल्टी रिलीजियस सोसाइटी, सेकुलर इंटरेस्ट ऑफ वन रिलीजन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो हमारा जो इंटरेस्ट है, हम चाहते हैं सभी के लिए एक यूनिफॉर्म से बिल्कुल। मान लो हम हिंदू सोसाइटी के लोग चाहते हैं, लेकिन दूसरा धर्म वाला कहेगा नहीं जी हम तो नहीं मानेंगे। मुसलमान कहेगा कि नहीं जी हम अपना शरीयत लॉ को मानेंगे, हमारी महिला बुर्का पहनेगी। सिख वाला कहेगा कि नहीं जी हम पगड़ी नहीं खोलेंगे, अब बाइक पे जो अब नियम बनाया अब चढ़ने का, वो हम हेलमेट नहीं पहनेंगे, हम तो पगड़ी है मेरा। अब वो रास्ते में आ गया, अब उनके लिए अलग मिलेगा लॉ। यदि उनको छेड़छाड़ कर दे तो फिर वो हल्ला करने लगते हैं कि पगड़ी पे अटैक किया, हमारे धर्म पे अटैक किया। फिर हमारे क्या कहते हैं वो मुस्लिम कहेंगे कि हमारे बुर्का पे अटैक किया, हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, फिर संविधान और क्या क्या आ जाते हैं, और फिर आंदोलन, और फिर उसके बाद लड़ाई शुरू। ये दूसरा स्टेज है जब दो अलग अलग रिलीजन के इंटरेस्ट आपस में क्लैश होते हैं। थर्ड, एंटागनिस्टिक इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी। जब ऐसे ही इससे ही मिलता जुलता पॉइंट है, एक तो सेकुलर इंटरेस्ट है और दूसरा कि एक विरोधाभासी, चाहे काव का इशू हो, मॉब लिंचिंग का इशू हो, ये भी एक विरोधाभासी है कि हिंदू काव को पूजा करता है और मुसलमान उसको मार के खाते हैं। तो ये एक दूसरे का एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, एंटागोनिस्टिक हो गया। हिंदू चाहेगा कि गाय को कोई मारे नहीं भारत में, इसको लेकर के कई स्टेट ने कानून बनाया है, यूपी बनाया है, हरियाणा बनाया है, कई स्टेट कानून बना रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, अभी अब लव जिहाद को लेकर के यूपी सरकार बोला, और मध्य प्रदेश सरकार ने भी, शिवराज सिंह ने कहा हम भी कानून लाने वाले हैं। ये जो लव जिहाद करते हैं, ये जानती हो ना लव जिहाद, हिमांशु? सर अभी जो हरियाणा में मैटर हुआ जो इशू रिसेंट टाइम्स में, हाँ देखो, एक लड़की को मार दिया। फिर ऐसे बहुत सारे घटना होते हैं, क्या कहते हैं, यूपी में बराबर होते रहते हैं कि मतलब शादी करके फिर उसको धर्म परिवर्तन नहीं करे तो मारना। इसको लेकर के सरकार अब सख्त कानून पा रहा है कि हम लाएंगे। तो ये जो इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं, इसको लेकर के जब कानून आ जाएगा तो उनको लगेगा कि ये कानून गलत है, ये हमारे विरुद्ध बनाया गया है, थोपा गया है। फिर वो क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज होंगे, आंदोलन करेंगे, फिर क्या कहते हैं उसी में क्लैश होगा। अभी बिहार में हो गया दुर्गा विसर्जन को लेकर के, कभी हनुमान विसर्जन को लेकर के, कभी रामनवमी के अवसर पर में अक्सर सिक्योरिटी के बावजूद भी। बंगाल में देखो क्या होता है, कितने होते हैं अभी। तो दिस इज हियर, दिस टाइप ऑफ मैनिफेस्टेशन इस रूप में जो है ये अलग अलग स्टेज में होते हैं, और फिर धीरे धीरे वह एक विशाल रूप ले लेता है, और फिर ये सोसाइटी को क्या कहते हैं, सोशल इंटीग्रेशन को खराब करने में। इसमें और भी इसमें है कॉजेज ऑफ हिंदू मुस्लिम कॉम्युनलिज्म। कॉजेज ऑफ हिंदू मुस्लिम कॉम्युनलिज्म, वही पॉइंट हम इसमें यहाँ भी ऐड करेंगे। पहला, जो भारत में तो वैसे पहले से ही है, लेकिन ये जो मंदिर मस्जिद का जो विवाद है 1991 के आसपास, जो बाबरी मस्जिद का जो इशू हुआ, वहां से एक बहुत बड़ा एक चला कम्युनलिज्म का, आजादी के बाद से। पहला वो, अब तो विवाद खैर सॉल्व हो गया है, मंदिर बन गई, अब नहीं है इशू। तो एक मंदिर, लेकिन अभी भी एक मथुरा वाला इशू आया है कि मथुरा में भी लोग केस किए हैं कि भाई वो मथुरा का जो कृष्ण जन्म है, वहां के बगल में जो मस्जिद है वह उस पर क्लेम किए हैं। फिर उस चीज को फिर 2 4 5 10 साल 50 साल चलेगा, फिर कुछ ना कुछ होगा। अभी तो शुरुआत हुई है। फिर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, जो मैं डिस्कस किया हूँ, ये पॉइंट इसके अंदर में आएगा। थर्ड पॉइंट, बिहेवियर ऑफ सम इंडियन मुस्लिम टू वाइट पाकिस्तानी। जैसे मैं बोला था कि भारत में क्रिकेट मैच हो रहा है, जम्मू कश्मीर में अक्सर देखने को मिलता है, मेरठ में कई बार ऐसे घटना हुए हैं कि इंडिया ने क्रिकेट मैच यदि जीता पाकिस्तान ने, तो यहाँ के वहाँ के कुछ मुस्लिम तालियां बजाते हैं, झंडा फहराते हैं। अब इस तरह के बिहेवियर कई बार यूनिवर्सिटी में देखे गए हैं। जम्मू कश्मीर में जब अफजल गुरु को फांसी दिया गया तो भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाया गया जेएनयू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर कहीं ना कहीं से एक सोशल इंटीग्रेशन को खराब करता है। हमारे फ्लैग को, नेशनल फ्लैग को कई बार जला देते हैं। तो ये जो छोटी छोटी घटनाएं हैं,
जो माइनॉरिटी या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो घटना हुआ, जेएनयू में जो घटना हुआ, जम्मू कश्मीर में जो होते हैं, इट ऑल भारत में एक एंटेगनिज्म को जन्म देता है एंड लेटर ऑन कल्मिनेटेड इनटू कम्युनल वायलेंस। फिर गवर्नमेंट नेग्लेक्ट ऑफ मुस्लिम, नेग्लिजेंस टू मुस्लिम। अब ठीक या अभी तक देखा जाए तो अभी तो वर्तमान में तो नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट देखा जाए तो आज़ादी के बाद इनमें पिछड़ेपन बरकरार है, जैसे प्रॉब्लम्स, पॉवर्टी, लिटरेसी, उसके पीछे एक गवर्नमेंट का नेग्लिजेंसी कहना ज़्यादा सही नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी के लिए बहुत कुछ पहले भी किया है, अभी भी कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं से ओवरऑल लगता है कि गवर्नमेंट ने इनके वेलफेयर के लिए, कल्याण, उनका मेजर रीजन है पॉपुलेशन। एक एक मुस्लिम परिवार में 8-8 बच्चे होते हैं, उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपको जान के चौंक जाओगे, 2011 सेंसस में 59% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब इतनी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यदि है, तो मान लो कि आज की डेट में एक आदमी 10,000 रुपया कमा रहा है, वह हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे हैं, तो दाल रोटी खा लेगा। लेकिन 10,000 रुपया कमा रहा है, हस्बैंड, वाइफ और 6 बच्चे हैं, तो दिक्कत तो होगी, घर की दिक्कत होगी, कपड़े की दिक्कत होगी, एजुकेशन की दिक्कत होगी। तो मेजर इश्यूज अमॉन्ग द मुस्लिम, पहला पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आप कंट्रोल करो। अभी सरकार कर रहा है 2 चाइल्ड नॉन फंड, उसका भी ये विरोध करेंगे कि नहीं जी, मैं तो, इन्होंने जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो 70s में चला था उसका भी विरोध किया, कि परिवार नियोजन में ये लोग विरोध किए कि नहीं जी, हम तो बच्चे को रोक नहीं सकते हैं, ठीक है कि नहीं, जिसके कारण फैमिली प्लानिंग फेल्ड हो गया इंडिया में। सो एक तो पहला बात तो पॉपुलेशन है। दूसरा बात कि इसमें स्किल डेवलपमेंट नहीं है, इनमें एजुकेशन का लेवल लो है। एजुकेशन लेते भी हैं तो मदरसा एजुकेशन लेते हैं, मदरसा एजुकेशन में भी क्या है, तो ट्रेडिशनल धार्मिक एजुकेशन दिया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मॉडर्न एजुकेशन में कुरान भी पढ़ो और एक हाथ में लैपटॉप भी रखो। सो मेनी वेज मॉडर्नाइज। सर सैयद अहमद खान ने भी प्रयास किया, लेकिन अभी तक इन लोगों में, जब तक आप प्रोफेशनल, टेक्निकल, साइंटिफिक एजुकेशन नहीं लोगे, टिल विल नॉट डेवलप प्रॉपरली, ठीक है। तो दिस इज द रीजन, एक तो एक कारण है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि राइज ऑफ मिलिटेंट हिंदुइज्म। मिलिटेंट हिंदुइज्म का मतलब आरएसएस, बजरंग दल, ऐसे संगठन बहुत खड़े हो गए हैं जो कि कई बार आक्रामक हैं, रिजिड हो जाते हैं, और फिर ऐसे संगठन से टकराव उनका होता है और फिर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता है। आरएसएस को, बजरंग दल को अमेरिका का जो एक एजेंसी है कहा कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इनफैक्ट ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कहना उचित नहीं है। वह देशभक्ति के लिए काम करते हैं, भारतीयता के लिए काम करते हैं। अभी भी ये कहना कि आरएसएस मिलिटेंट है, इट इज नॉट लॉजिकल। अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो मैं आपसे डिस्कस किया हूँ, तो दीज आर द हियर कॉजेज ऑफ जो है हिंदू मुस्लिम, मुसलमानों का डेवलपमेंट नहीं होना, हिंदू का डेवलपमेंट, को लगता है कि हिंदू का डेवलपमेंट हो रहा है, मेरा नहीं हो, हमारे क्षेत्र का, हम स्लम एरिया में, हमारे एरिया में डेवलपमेंट नहीं है, दूसरे हिंदू एरिया में है। तो कहीं ना कहीं सच टाइप ऑफ थिंग्स उनको लगता है, एंड इट विल गिव जस्ट एंटेगनिज्म को जन्म देता है, ठीक है। अभी कम्युनलिज्म आज नहीं हो पाएगा, हमारे पास 5-6 अभी 3-4 और सब हेडिंग इसके अंदर में है, ठीक है। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि कल का जो सेशन होगा उसमें हम फैक्टर्स बिहाइंड कम्युनल वायलेंस इसको डिस्कस करेंगे। आज हमारा कॉजेज ऑफ हिंदू मुस्लिम कम्युनलिज्म डिस्कस किया, आगे वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे। आप लोगों को दिया जा रहा है 1-2 मिनट का टाइम, कोई डाउट सेशन हो, कुछ है तो पूछिए, उसके बाद क्लास हम आज यहीं तक रखेंगे, ठीक है। आप लोग कुछ पूछिए, कोई सलाह, कोई चीजें, पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, कोई स्ट्रेटेजिक गाइडलाइंस आपको लेना हो तो वो भी आप बता सकते हैं, कैसे पढ़ें, राइटिंग कैसे करें, हर एक तरह से आप, मैं आपके साथ खुल के आया हूँ, ठीक है। तो आप, यू विल बी बेनिफिटेड a lot. Communalism arises either due to power struggle or relative